हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जो आज हमारा नेक्स्ट जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वो है 1909 का। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का। ठीक है, 1909 का काउंसिल एक्ट जो है वो अरुण डेल एक व्यक्ति रहे हैं ब्रिटिश के। कौन थे वो? अरुण डेल। ठीक है, सर अरुण डेल कमेटी, अरुण डेल कमेटी की रिकमेंडेशन पर आया। ठीक है, ये प्रश्न बनता है टू whom has recommended the 1909 एक्ट, या जो बातें थी 1909 के एक्ट की किसने रेकमेंड की थी? वो व्यक्ति कौन था? सर अरुण डेल। इस दौरान क्या हुआ था? सेक्रेटरी और वॉइस रॉय कौन कौन था? जो मिंटो थे वो कौन थे? लॉर्ड मिंटो, वो वॉइस रॉय थे। और मॉर्ले, ये कौन थे? लॉर्ड मॉर्ले, ये आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। इसीलिए इसको मिंटो मॉर्ले सुधार या रिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म कहते हैं। ठीक है ना। इस एक्ट में क्या हो गया? ये एक्ट, ये जो रिकमेंडेशन क्यों हुई थी? क्योंकि इस समय जो ब्रिटिश भारत था वहां पर क्या हो रहा था? कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप यानी उग्रवाद, है ना, उग्रवाद। उस समय आपको याद होगा तिलक जी जैसे लोग थे, ऐसे कई सारे नेता हुए थे। उन्होंने उग्रवाद प्लस क्रांतिकारी एक्टिविटीज, गतिविधियां चालू की हुई थी। इसी के लिए, इसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अब हम लोग एक मार्टेमेलो सुधार लाते हैं जिसके तहत इसको रोका जाए। और रोकने में क्या किया गया? इन्होंने केंद्रीय विधान परिषद की संख्या, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसकी संख्या को बढ़ा करके कितना कर दिया? 69। और इस 69 में से आपके 37 जो थे वो शासकीय थे, गवर्नमेंट से थे, जिसको शासकीय कहते हैं। और रिमेनिंग 32 नॉन गवर्नमेंटल, अशासकीय। ठीक है, इस प्रकार से मेंबर्स की संख्या को यहां इंक्रीज किया गया। इसके साथ साथ में सेंटर और प्रोविंस में, राज्य और केंद्र और सेंटर एंड प्रोविंस, केंद्र और प्रांतों में क्या किया गया? यहां पर कुछ मेंबर ऑलरेडी बनाए जाते, जैसे कि एक्स ऑफिशियो मेंबर, की पोस्ट थी यहां पर। इसके साथ साथ में इसमें कौन कौन थे? इसमें और कौन कौन थे? नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स, दूसरा नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स। ठीक है, ये जो मेंबरशिप यहां पर हुई थी इसी के विषय में बात हो रही है। और लास्ट कौन थे? इलेक्टेड मेंबर्स थे इसमें। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स को तो 4 कैटेगरी में ऐसा इसको डिवाइड किया गया है।
एक्स ऑफिशियल मेंबर जो ऑलरेडी उस ग्रुप के मेंबर होते ही होते थे, इनको रिमूव नहीं किया जाता था, उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से चुने जाते थे। दूसरे नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स, ऐसे ऑफिशियल जो नॉमिनेट किए जाते थे। तीसरे जो थे नॉन ऑफिशियल, जो गैर शासकीय थे, उनको भी चुना जाता था। इसके साथ साथ में इलेक्टेड मेंबर भी इसके अंदर होते थे। यहां पर सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की शुरुआत हुई। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की शुरुआत होती है। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम मतलब क्या होता है? कम्युनल बेसिस पर। किसके आधार पर? कम्युनल बेसिस पर। यहां पर जो लॉर्ड वाइसराय और मिंटो रहते हैं, एक बात, एक स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग नाग, जो सांप होता है कोबरा, नाग के दांत बो रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने इसके लिए? दांत बो रहे हैं। ठीक है, नाग के दांत बो रहे हैं और इसका जो फल है वो भीषण होगा। ठीक है, नाग के दांत बो रहे हैं एंड जो इसका फ्रूट होगा दैट विल बी वेरी डेंजरस। ठीक, वी आर शोइंग द कोबरास टीथ एंड द रिजल्ट, द फ्रूट ऑफ इट विल बी वेरी डेंजरस। और उसका परिणाम क्या हुआ? हमने आज के डेट में देखा, 1947 में क्या देखा? पाकिस्तान के रूप में एक अलग कम्युनल आधार पर एक नया देश बन गया। ये था इस पूरे स्टेटमेंट का फलसफा, पाकिस्तान का बनना। यहां पर और कुछ सुधार किए गए इस एक्ट में, जैसे कि क्या सुधार किया गया? बजट पर बहस के दौरान बजट की विवेचना करना, इसके पहले ये अधिकार नहीं था। पब्लिक इश्यूज पर डिस्कशन करना, जो लोकहित होते थे ना, लोकहित के विषय, ठीक। इसके साथ साथ में क्या था? सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना, अनुपूरक क्वेश्चंस, यानी कि अनुपूरक। याद होगा 1892 में यह अधिकार नहीं दिया गया था, बट यह अधिकार अब यहां पर 1909 में मिल गया। ठीक है, बजट पर मतदान का अधिकार। आपको याद होगा मैंने बताया था वोटिंग राइट 1892 में नहीं दिया गया था। ठीक है, वोटिंग राइट नहीं दिया गया था, लेकिन अब इस 1909 में इस अधिकार को भी दे दिया गया। ठीक है, जो वाइसराय की काउंसिल थी, इस काउंसिल में भारतीयों की नियुक्ति की गई। ठीक है, किसके रूप में? भारतीयों की नियुक्ति। के.सी. गुप्ता, जो पहले व्यक्ति थे के.सी. गुप्ता, और दूसरे थे सैयद हुसैन बेलग्रामी। यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहां पर लिखता हूं इंडियन काउंसिल, इंडिया काउंसिल, और दूसरा था वाइसराय काउंसिल। ठीक, यहां पर आपने
सुना होगा एसपी सिन्हा, ठीक है। एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई एज ए लॉ मेंबर। ठीक, दो। यहां पर आप याद रखिएगा, कई बार हम लोग एसपी सिन्हा को तो पढ़ लेते हैं लेकिन केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रानी को नहीं स्टडी करते हैं। तो आपके लिए मैं भी हो सकता नया फैक्ट हो, आप ध्यान रखिएगा, एक इंडिया की काउंसिल जो इंडिया में वहां ब्रिटेन में बनाई गई थी, वो ब्रिटेन की काउंसिल में भी इंडिया के 2 मेंबर ऐसे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रानी को इसमें लिया गया था। लेकिन जो वायसराय की काउंसिल थी भारत के अंदर, ये भारत के अंदर की बात हो रही है, ये ब्रिटेन में बात हो रही है और ये इंडिया में बात हो रही है। यहां पर सिन्हा साहब को ही एज ए लॉ मेंबर सिलेक्ट किया गया था। ठीक, तो जो भारतीयों को कहा जाए कि संसदीय शासन व्यवस्था का परिचय होता है, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था में भारतीयों का इंट्रोडक्शन, परिचय, भारतीयों इंडियंस का परिचय इसी 1909 के एक्ट से माना जाता है। आपको याद होगा 1861 का जो एक्ट था उसमें मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बात की गई थी, है ना। इस एक्ट से संसदीय शासन व्यवस्था की नींव पड़ती जिसमें भारतीयों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, जो एक्ट आया था ये नरमपंथियों के लिए आया था। नरमपंथी जो हुआ करते थे विचारों में, उनको सेटिस्फाई करना था, पर असल जो मूल कारण था, मूल कारण क्या था इसका, को तोड़ना था, तोड़ना था। ठीक है, कहा गया था कि इनके भले के लिए है, पर असल कारण इनको तोड़ने का बनाया गया था। इसी एक्ट से रिस्पॉन्सिबल, जो उत्तरदायी शासन व्यवस्था जो होती है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था का सूत्रपात, एक रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस की जो शुरुआत होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस की शुरुआत इसी एक्ट से होती है 1909 से। ठीक, यहीं पर बेनिवोलेंट डिस्पोजिशन, उदार निरंकुशता, उदार निरंकुशता यानी कि बेनिवोलेंट डिस्पोजिशन की जो छवि है, उदाहरण है, यहीं पर इसकी चरम सीमा, जिसे कहते हैं पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन प्लस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन की चरम सीमा थी। क्या था ये? चरम था। दिस वॉज द जेनिथ ऑफ बेनेवोलेंट डिस्पोजिशन एंड पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन। इमेज भी स्टेटमेंट में अगर पूछ लिया जाए, when was the zenith of benevolent disposition and association of policy of association? That was the 1909 Act of Council. ये था 1909 तक के काउंसिल के विषय में अपनी पूरी की पूरी जानकारी। नेक्स्ट, यानी कि 1919
का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं। ठीक, इस एक्ट को असल में क्या हुआ था, मॉन्टेग्यू महोदय ने 1917 में 1917, इसकी एग्जैक्ट डेट थी 20 अगस्त 1917। क्या होता है, एक कमेटी सेट करते हैं, ठीक, और ये क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। Montagu was the Secretary of State and he set a committee, ठीक है। और उस दौरान जो वाइसराय थे भारत में, वो कौन थे, चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन्हीं दोनों का एक मिला जुला, जिसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या रिफॉर्म, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या सुधार इसको कहा गया है। ठीक, इस रिपोर्ट को 1918 में पब्लिश की जाती है। ये रिपोर्ट थी, ये पब्लिश इन 1918। ठीक, इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात होती है। फर्स्ट टाइम इस रिपोर्ट में एक डोमिनियन स्टेट्स की बात की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, कब डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। इसमें क्या किया गया, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन को बढ़ाया गया। ठीक है, कैसे बढ़ाया गया उत्तरदायी शासन को, जो भारत का सचिव, ठीक है, तो उस भारत सचिव का खर्चा अब ब्रिटिश राज, जो मैंने बताया था आपको याद होगा, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता था, उसका खर्चा, उसकी सैलरी या खर्चा अब ब्रिटिश गवर्नमेंट उठाने लगी। इसके पहले तक क्या था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसके 15 मेंबर अगर आप याद होंगे, उन सब का खर्चा होम चार्जेस के रूप में लिया जाता था, है ना, यानी कि भारत से ही उस पैसे को लिया जाता था। बट यहां से इस एक्ट से क्या हो गया, वो होम चार्जेस यहां पर नहीं, खत्म हुआ, इसका होम चार्जेस जो है यहां का खत्म कर दिया गया। अब उसका पैसा, उसका खर्चा, उसकी सैलरी, उसका एनरोलमेंट, पर्क्स कौन देगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्वयं ब्रिटेन में देगी। जो इंडियन काउंसिल बनाई गई थी यहां पर, उस इंडियन काउंसिल को 8 से 12 मेंबर की कर दी गई, इंक्रीज कर दी गई इंडियन काउंसिल को। ठीक है, यहां पर एक हाई कमिश्नर की पोस्ट, हाई कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट की गई, किसको, टू हेल्प सेक्रेटरी
ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए एक हाई कमिश्नर की पोस्ट यहां पर क्रिएट की गई। यहां पर डायरेक्ट इलेक्शन शुरुआत, इसके पहले मैंने बताया था इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था 1892 के एक्ट में। अब यहां से 1919 के एक्ट से क्या हो गया, डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। विमेन महिला को वोटिंग अधिकार, ठीक है, महिलाओं को वोटिंग राइट्स यहां पर मत अधिकार दिए गए। इसके साथ साथ में रिजर्वेशन दिया गया, यहां पर रिजर्वेशन आरक्षण, वो आरक्षण किस आधार पर दिया गया था, जैसे कि सिख हुआ करते थे, किसके आधार पर, सिख, ईसाई, सिख, ईसाई, आपके एंग्लो इंडियंस, है ना, इनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसके पहले आपको पता होगा, इसके पहले क्या था, केवल मुसलमानों को 1909 के एक्ट में दिया गया था। अब इस एक्ट में इनको भी जोड़ दिया गया। इन सब के लिए सेपरेट आरक्षण दिया गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था 1909 में मुस्लिम्स को ऐड किया गया था, लेकिन इन सब एक्ट में क्या हो गया, 1919 में इन सब को जोड़ दिया गया, ठीक। एक बड़ा चेंज जो लेकर आया गया, क्या चेंज लेकर आया गया कि 1919 में जो सेंटर, केंद्र में और प्रोविंस में एक चेंज लाया गया। क्या हो गया, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदन की व्यवस्था, बाइकैमरलिज्म, चालू की गई। प्रांतों में डायरकी ठीक है, ये चालू की गई, ठीक है। इसमें अपर हाउस और लोअर हाउस की व्यवस्था की गई। अपर हाउस, लोअर हाउस की व्यवस्था की गई। जो अपर हाउस था वो, और जो लोअर हाउस था, निम्न सदन था, दोनों की व्यवस्था में क्या किया गया की व्यवस्था ऐसी बनाई गई। यहां पर प्रोविंस में क्या हो गया, डायरेक्ट प्रांत में क्या हो गया, प्रोविंस, यहां पर क्या किया गया, ट्रांसफर और रिजर्व, सब्जेक्ट रखे गए, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व किसके द्वारा था, गवर्नर के द्वारा, और ट्रांसफर इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा, इलेक्टेड ठीक। ऐसे सब्जेक्ट को यहां पर सेग्रीगेट किया गया। जो रिजर्व रखा गया था, जैसे कि रिजर्व, जैसे कि वित्त सबसे बड़ा फाइनेंस,
जुडिशियल, जुडिशरी, ठीक है, और पुलिस, रेवेन्यू, ये क्या थे? रिजर्व में थे। और ट्रांसफर में जैसे कि एजुकेशन है ना, एजुकेशन हो गया, लोकल गवर्नेंस हो गई, हेल्थ हो गई, लोकल गवर्नेंस, हेल्थ, है ना, ये चीजें ट्रांसफर सब्जेक्ट में रखी गई थी यहां पर। अब क्या हो गया, जो ये अपर हाउस था, यहां सदस्यों की संख्या 60 थी, 60, जिसमें से 60 में से 34 इलेक्टेड होते थे। 60 में 34 इलेक्टेड मेंबर थे, 60 में से आउट ऑफ 60। और जो लोअर हाउस था, जो निम्न सदन था, उस निम्न सदन में टोटल संख्या थी 145, और इस 145 में से 104 इलेक्टेड थे, 104 इलेक्टेड मेंबर थे। ठीक, इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर डेवलप की गई। और क्या किया गया, और क्या किया गया, यहां पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग जो पब्लिक सर्विस कमीशन है का गठन हुआ। ठीक, पब्लिक सर्विस कमीशन का यहां पर गठन किया गया। एक कैग सीएजी जो होता है, महालेखा परीक्षक की पोस्टिंग, ठीक है, ये भी एक पोस्ट की यहां पर इनिशिएशन या शुरुआत की गई। इसके साथ साथ में क्या हो गया, जो एक सेंटर बजट होता था, सेंटर बजट और स्टेट बजट, इसका सेपरेशन यानी कि पृथक्करण। ठीक है, नाउ ऑनवर्ड्स सेंट्रल बजट एंड स्टेट बजट हैज बीन डिवाइडेड या सेपरेटेड। एक पॉइंट यहां पर और हुआ, एक जो डायरेक्ट इलेक्शन था, इस डायरेक्ट इलेक्शन में क्या हुआ, पहली बार फर्स्ट टाइम दो चीजें की गई थी। एक संपत्ति, प्रॉपर्टी और टैक्स, प्रॉपर्टी और टैक्स को देखा गया, जो मेंबर डायरेक्ट इलेक्शन में जाता था, पहली बार एक लिमिटेड व्यवस्था में, सीमित व्यवस्था में, सीमित व्यवस्था में व्यक्ति की प्रॉपर्टी और टैक्स को भी यहां आधार बनाया गया है ना। ये चीजें यहां पर पूरी की पूरी हुई। ये जो डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी को दिया किसने था, एक लियोनिस कार्टिस ने। लियोनिस कार्टिस, इनकी एक बुक थी, क्या थी, डायरेक्टरी, जिसको कहते हैं द्वैध शासन। डायरेक्टरी इज नोन एज द्वैध शासन, में दो प्रकार का शासन यहाँ व्यवस्था बनानी को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, सेंटर में तो क्या किया, दो सदन की व्यवस्था कर दी, बाइकैमल, जो आज भी हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के रूप में देखते हैं। ठीक है,